Next point is coordinate equivalent of complex number. Coordinate equivalent of complex number. मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जैसे यूज करते हैं वैसे इसको यूज कर सकते हैं. जैसे there is one point A having complex number Z1 and there is one point B having complex number Z2. So let us say this is point A having complex number Z1. This is point B having complex number Z2. And there is point P which divides BA internally in the ratio lambda is to mu. करेक्ट. तो जैसे सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं ना फॉर्मूला, एग्जैक्ट वही वे से हम लोग पॉइंट P का Z कोऑर्डिनेट आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए भी वैसे ही यूज कर सकते हैं. तो नाउ हियर पॉइंट P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो व्हाट नहीं, पॉइंट P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो म्यू इज टू लैम्डा, क्योंकि A के साइड मैंने म्यू रखा है ना. ठीक है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट P का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, लैम्डा इंटू Z1 प्लस म्यू इंटू Z2 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू. करेक्ट. एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या करेंगे, for external division what we'll do, बोलो. क्या चेंजेस होगा एक्सटर्नल डिवीजन में, रिप्लेस प्लस बाय माइनस साइन. करेक्ट. अगर मैं लैम्डा और म्यू को 1 बना दिया, इफ लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, am I audible? ZP is in the midpoint. हाँ, then point P which is having complex number ZP will be the midpoint of AB. तो हम लोग क्या लिखेंगे, ZP is equal to Z1 plus Z2 by 2. Correct. This is exactly same as straight line. क्लियर. तो सपोज एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि if Z1 is having complex number 3 plus 4i and Z2 is having complex number minus 5 plus 10i, then find complex number associated with point P which divides A which is having complex number Z1 and B which is having complex number Z2 in the ratio 2:3 internally. करो ट्राई, देखो क्या आएगा आंसर. -1 by 2 comma 32 by -1 by 5 comma 32 by 5. -1 plus 32i upon 5. करेक्ट. हाँ भाई. तो इधर क्या बोला है सॉल्यूशन में, पॉइंट P divides AB
कैसे? इंटरनली इन द रेशियो 2:3। तो क्या होगा? ZP इज इक्वल टू ZA ZB। इंटरनली है तो प्लस, रेशियो कैसे लिखूंगा? उल्टा लिखूंगा, 2:3। तो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ZA प्लस 2 टाइम्स ZB अपॉन 5। सो ZP इज इक्वल टू 3 टाइम्स ZA क्या है? 3 प्लस 4i प्लस 2 टाइम्स ZB क्या है? -5 प्लस 10i द होल अपॉन 5। So 9 plus 12i minus 10 plus 20i the whole divided by 5, that is -1 plus 32i upon 5। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? ZP का हो गया। करेक्ट। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 1 था, इधर दिख रहा है पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2 कि अगर A का कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, point B is having complex number Z2, point C is having complex number Z3, then for triangle ABC सेंट्रोइड जो होगा ZG, वो कैसे मिलेगा आपने को? Sir, x1 plus x2 by x plus x3 by 3 और y1 plus y2 plus y3 by 3. मतलब इन शॉर्ट Z1 plus Z2 plus Z3 upon 3, करेक्ट? हाँ। एग्जैक्टली लाइक अ 2D ज्योमेट्री। ऑर्थो But सेंटर z1 का x और y अलग लेना पड़ेगा ना, तुमने तो नहीं, गलत आ साथ जाएगा। में, साथ में, ठीक है। क्योंकि Z का रियल Z1 का रियल, Z2 का रियल, Z3 का रियल मिलके सेंट्रोइड का रियल नंबर मिलेगा। करेक्ट। Z1 का इमेजिनरी, Z2 का इमेजिनरी, Z3 का इमेजिनरी ऐड करके डिवाइड बाय 3 करोगे तो सेंट्रोइड का इमेजिनरी नंबर मिलेगा। समझ रहा है? सर अच्छा, ऑर्थो सेंटर मतलब ZH, वो कैसे मिलता है अपने को? सर a into z1 plus b into z2 नहीं नहीं, plus, ऑर्थो सेंटर, अच्छा सॉरी, ऑर्थो सेंटर तो Z1 इंटू 10A होता है हाँ प्लस Z2 इंटू 10B प्लस Z3 इंटू 10C द होल अपॉन क्या होता है? 10A प्लस 10B प्लस 10C। सर। हाँ, सर इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, कोई एक पॉइंट लिया और उसका मतलब डिस्टेंस z1 और z2 से इक्वल है, फिर z2 और z3 से इक्वल है, तो दो इक्वेशन बनेंगे। नहीं, दैट इज सरकम सेंटर, हाँ क्योंकि हाँ सरकम सेंटर जो होता है ना, उससे तीनों वर्टाइसिस सेम होता है डिस्टेंस में। करेक्ट। देन चलो सरकम सेंटर, सरकम सेंटर को सपोज मैं S से डिनोट किया तो ZS क्या होगा? तो ये याद रखने का, Z1 इंटू साइन 2A प्लस Z2 इंटू साइन 2B प्लस Z3 इंटू साइन 2C अपॉन क्या होगा? साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। 2D ज्योमेट्री में भी एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है। सपोज मेरे को इन सेंटर चाहिए, इन सेंटर मतलब ZI, उसमें क्या होगा? AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 अपॉन A प्लस B प्लस C, वेयर व्हाट इज A? सपोज ये मेरा ट्राइंगल है, ये पॉइंट A हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, B is this point having complex number Z2, C is this point having complex number Z3। A मतलब डिस्टेंस ऑफ BC, तो A मतलब डिस्टेंस ऑफ BC मतलब Z3 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड, B मतलब डिस्टेंस ऑफ AC मतलब Z3 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड, C मतलब डिस्टेंस ऑफ AB तो Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं? ये इन सेंटर, व्हाट डू मीन बाय इन सेंटर? ट्राइंगल में इन सेंटर क्या होता है? The center of the circle which is present inside the triangle. Inside the triangle मतलब how you will get that in center?
how you will get that circle? एंगल बाइसेक्टर्स का Angle इंटरसेक्शन. bisector. So intersection of angle bisector. Circumcenter मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का. perpendicular bisector. Orthocenter मतलब altitudes. altitude. ठीक है, इसके बाद आता है एक्स सेंटर. एक्स सेंटर 3 होता है. तो सपोज मैं ZI1 लेता हूं. एक्स सेंटर क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज एक्स सेंटर? सपोज दिस इज माय ट्राइंगल, करेक्ट? A B C. A is having complex number Z1, B is having complex number Z2, C is having complex number Z3. ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, 3 एक्स सर्कल होता है. तो एक ये ए के सामने होता है, मतलब ए जो है ना उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और ये जो पॉइंट है, आई मीन ये जो एंगल है एक्सटर्नल एंगल, उसका बाइसेक्टर. मतलब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो इधर आएगा, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो इधर आएगा. तो ये जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड, ए के सामने है ना, इसके लिए इधर एक सर्कल बनेगा. ठीक है, इधर एक सर्कल बनेगा ऐसा. दिख रहा है सबको? जो ए के सामने होगा. सिमिलरली इधर एक सर्कल बनेगा, मेरे पास अभी स्पेस नहीं है, और इधर एक सर्कल बनेगा. तो बी के सामने जो है ना वो I2 होता है, सी के सामने जो है ना वो I3 होता है. तो कैसे बनेगा ये एक्स सर्कल? एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन जो होता है वो एक्स सर्कल का सेंटर होता है. ठीक है, तो ए के सामने जो होगा उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेगा? तो इन सर्कल में ए के साथ, ए मतलब Z1 का कोऑर्डिनेट, उसके साथ ए है ना, तो ए के पास माइनस आ जाएगा बस. तो हो जाएगा -AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 अपॉन -A प्लस B प्लस C. अगर मेरे को ZI2 चाहिए तो क्या होगा? बी का उधर माइनस आएगा. B के आगे माइनस लगा तो AZ1 माइनस BZ2 प्लस CZ3 अपॉन A माइनस B प्लस C, एंड सिमिलरली फॉर Z3. तो ये एग्जैक्ट सेम 2D ज्योमेट्री में भी एप्लीकेबल है. करेक्ट? ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 2, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर. अभी हम लोग जाते पॉइंट नंबर 3 की ओर. अगर ऐसा है कि लेट A, B and C are collinear points. What do you mean by collinear points? All points lying on a same straight line. तो सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C. Z1 is a complex number associated with A, Z2 is a complex number associated with B, Z3 is a complex number associated with C. तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं AB प्लस BC इज इक्वल टू AC. Yes. यस. तो AB को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या लिखूंगा? Under root of Z2 square minus Z1 square. नहीं. Sorry, mod of Z2 minus Z1. वेरी गुड. मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस B को क्या लिखूंगा? मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2. ये AC को क्या लिखूंगा? मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1. तो इसका मतलब अगर मेरे को बाय चांस ऐसा कुछ रिजल्ट मिलता है तो मैं बोल सकता हूं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. Yes. करेक्ट? समझा ये? तो अगर अपने को प्रूव करने को बोला, प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर,
तो हम लोग ऐसा कुछ बता सकते हैं कि मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1, ऐसा कुछ मिला, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। तो सपोज एक प्रॉब्लम दिया है कि लेट A, B, C and D is a parallelogram where complex numbers corresponding to A, B and C are Z1, Z2 and Z3. Then find complex number corresponding to point D. मतलब ऑलरेडी तुम लोग को ए बी सी का कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, ए के ऊपर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, बी का क्या है, सी का क्या है, वो दे दिया है। Z1, Z2, Z3 मतलब इट इज ऑलरेडी गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ पॉइंट डी इन टर्म्स ऑफ Z1, Z2, Z3। तो मतलब इजी करने के लिए ऐसा समझो कि पैरेललोग्राम का 3 वर्टाइसेस यू ऑलरेडी नो, you have to calculate fourth vertex. Solution कैसे करेंगे पैरेललोग्राम में? Diagonals bisect. वेरी गुड। ए बी सी डी, ए का कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, बी का कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, सी का कॉम्प्लेक्स नंबर Z3, वी आर इंटरेस्टेड इन Z4, करेक्ट? तो ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, कौन से पॉइंट पे? तो सपोज वो पॉइंट P है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ P जो है दैट इज A प्लस C बाई 2, इवन P जो है दैट इज B B प्लस plus D D बाई by 2। 2. ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब A प्लस C इज सेम एज B प्लस D, तो इसका मतलब D जो है वो A प्लस C माइनस B होगा, तो इसका मतलब Z4 जो होगा वो क्या होगा, Z1 प्लस Z3 माइनस Z2। समझ रहे हैं? तो Z1 और Z3 का कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके अगर मैं Z2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तब जाके जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ पॉइंट D। क्लियर? पैरेललोग्राम के लिए ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि A प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ये प्रॉपर्टी से। चलो अगर बाय चांस कुछ ऐसा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है लेट Z1, Z2, Z3 आर vertices of triangle ABC and mod of Z1 is equal to mod of Z2 is equal to mod of Z3, then find a complex number associated with orthocenter। चलो करो ट्राई। सर एक मिनट, वो स्लाइड पर जाओगे जहाँ आपने सेंटर ऑर्डर और सब लिखा था? ठीक है सर, थैंक यू। चलो मैं करता हूँ सॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन क्या दिया है, mod of Z1 is equal to mod of Z2 is equal to mod of Z3। What do you mean by mod of Z1? mod of Z1 का मतलब क्या होता है?
magnitude of Z1. हाँ, what does it mean? What do you mean by magnitude? ओरिजिन से उसके पोजीशन वेक्टर का लेंथ. मतलब डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम ओरिजिन, करेक्ट? हाँ. Distance of Z1 from origin. What is Z mod of Z2? Z2 Distance from of origin. Z2 from origin. What is Z3? Distance of Z3 from origin. इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों ट्राइंगल के जो वर्टाइसिस है ना आर्गन्स प्लेन में, वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे. नहीं समझा? सर्कमसेंटर ओरिजिन हो गया. हाँ, तो उसका सरकमसेंटर ओरिजिन हो गया इनडायरेक्टली. हाँ. और वो सेंट्रॉइड निकालेंगे फिर h डिवाइड g डिवाइड h एन इन द रेशियो 2:1. वेरी गुड. तो ये मेरा सर्कल है, ठीक है. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज इधर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है Z3. मतलब इन शॉर्ट ट्राइंगल कुछ तो ऐसा है. ठीक है. तो ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है. इसका मतलब क्या हो गया कि जो सरकम सेंटर है वो क्या है? ओरिजिन है, करेक्ट. सो इधर हम क्या लिखेंगे? ऑल 3 points are at a same distance from origin. That is, origin is circumcenter. ठीक है. अभी ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. H, G एंड O 2:1 का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है. H मतलब क्या? ऑर्थो सेंटर. G मतलब क्या? सेंट्रॉइड. O मतलब क्या? सरकम सेंटर. सरकम सेंटर मेरे को पता चल गया ओरिजिन, करेक्ट. ये है ZH और ये है ZG, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विद पॉइंट H एंड G. तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम क्या बोल सकते हैं कि ZG इज इक्वल टू 2 टाइम्स ZO प्लस 1 टाइम ZH अपॉन 2 प्लस 1, करेक्ट. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो है वो तो ओरिजिन है. ओरिजिन मतलब 0 प्लस 0 आई, तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब ZH डिवाइडेड बाई 3 हो गया. तो इसका मतलब ये है कि ZH जो होगा वो 3 टाइम्स ZG होगा. तो सेंट्रोइड कैसे मिलता है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया आगे. Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा. तो 3 और 3 को कैंसिल कर दो. इसका मतलब अगर मैं तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दूंगा तो मेरे को ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा इजीली. कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट वन. अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि लेट Z1, Z2, Z3 आर vertices of triangle ABC and mod of Z1 minus 3 is same as mod of Z2 minus 3 is same as mod of Z3 minus 3 and Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to 9, then find the type of triangle. टाइप ऑफ ट्राइंगल मतलब कि राइट एंगल है कि आइसोसिलस है कि इक्विवेलेंट है कि अक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है, ये सब. समझ रहे दिया?
Very good. Both the Janvis. Arnav, कोई doubt नहीं ना? Deep, No, sir. No doubt, sir. Dhruv. No, sir, no doubt. Okay. सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा? हाँ, yes, equilateral triangles. Very good. Triangle is equilateral. अभी इधर क्या बोला है कि mod of z1 minus 3 is equal to mod of z2 minus 3 is equal to mod of z3 minus 3. What do you mean by this z1 minus 3? Distance of z1 from 3 plus 0i, correct? What do you mean by this? Distance of z2 from 3 plus 0i. What do you mean by this? Distance of z3 from 3 plus 0i. So 3 plus 0i से तीनों का तीनों सेम डिस्टेंस पे है. So क्या हो गया? 3 plus 0i is a circumcenter. क्लियर है? दूसरा क्या दिया है अपने को? z1 plus z2 plus z3 क्या दिया है? 9 दिया है. अभी इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा? zg बन गया, ये सेंटर्ड हो गया ना. सो दिस इज आल्सो 3 plus 0i, करेक्ट? तो इसका मतलब कि 3 plus 0i is also centroid. तो therefore it means circumcenter and centroid both are present at the point 3 plus 0i, correct? So 3 plus 0i is circumcenter as well as centroid. Therefore triangle ABC is an equilateral. Sorry, Equilateral. GO will lie in the same line. चलो एक क्वेश्चन देता हूं दूसरा. सपोज let z satisfy mod of z plus 4 by z is equal to 2, then find modulus of z max and modulus of z mean. मीन्स का क्वेश्चन है ये. अब इधर क्या दिया है? Z plus 4yz equals plus or minus 2. और फिर दो क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे. नहीं, मैंने कुछ तुम लोग को बोला था मालूम है? कि डिनोमिनेटर में z आए तो क्या लेने का, ऐसा कुछ. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हाँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेने का ऐसा बोला था. तो अपने को दिया क्या है? मॉड ऑफ z प्लस 4 बाई z इज इक्वल टू 2 है. तो मैं क्या अज्यूम करूंगा? z इज इक्वल टू r इंटू ई रेस टू आई थीटा. तो ये क्या हो जाएगा? r इंटू ई रेस टू आई थीटा प्लस 4 अपॉन r इंटू ई रेस टू आई थीटा का मॉड इज इक्वल टू 2. तो इसका मतलब r इंटू ई रेस टू आई थीटा प्लस 4 अपॉन r टाइम्स e रेस टू माइनस आई थीटा का मॉड इज इक्वल टू 2. तो r टाइम्स व्हाट इज e रेस टू आई थीटा? व्हाट इज e रेस टू आई थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में?
theta plus I sin theta. करेक्ट, सिस थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो मालूम होना चाहिए, प्लस 4 अपॉन r टाइम्स व्हाट इज e रेज टू माइनस थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं सबको एक्सपांड करता हूं तो क्या होगा, r cos थीटा प्लस 4 अपॉन r cos थीटा, प्लस मैं i कॉमन लेता हूं तो क्या होगा, r साइन थीटा माइनस 4 अपॉन r साइन थीटा का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ cos थीटा इन द ब्रैकेट r प्लस 4 बाई r प्लस i टाइम्स साइन थीटा इन द ब्रैकेट r माइनस 4 बाई r इज इक्वल टू 2। तो ये जो है दैट इज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ना, x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में आ गया कुछ तो अज्यूम करो दिस इज x एंड दिस इज y। तो x प्लस आई वाई का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, यस x square plus y square the whole square root. हाँ, तो हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड पे, तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इंटू r प्लस 4 बाई r द होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू r माइनस 4 बाई r द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। सो इट मींस cos स्क्वायर थीटा इंटू r स्क्वायर प्लस क्या होगा 8 प्लस 16 अपॉन r स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू r स्क्वायर माइनस 8 प्लस 16 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अगर मैं पूरा एक्सपांड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, इन द ब्रैकेट 1, फिर 8 कॉस स्क्वायर माइनस 8 साइन स्क्वायर, 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा 16 अपॉन r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 16 अपॉन r स्क्वायर साइन स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू ओनली 16 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड पे 4। समझा इतना, तो इसका मतलब r स्क्वायर प्लस अगर इधर से इफ आई टेक 8 कॉमन तो व्हाट इज दिस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस क्या होता है फॉर्मूला, cos cos 2 स्क्वायर थीटा theta cos 2 थीटा प्लस 16 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो r स्क्वायर प्लस 16 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 8 cos 2 थीटा हो गया। मेरे को मॉड z का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, करेक्ट। इधर क्या है मॉड z मतलब क्या होता है, अगर मेरा z r e रेज टू i थीटा है तो मॉड z क्या होगा, व्हाट इज मॉड z, r होगा ना। तो इन शॉर्ट मेरे को r का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मेरा RHS क्या है, RHS ये है। तो cos 2 थीटा किधर से किधर के बीच में लाई करेगा बताओ, cos 2 थीटा कौन से, cos का रेंज क्या होता है -1 से 1 -1 से 1, तो इन शॉर्ट -8 cos 2 थीटा किधर से किधर के बीच में लाई करेगा, या तो पहले -8 to 8 या तो पहले +8 cos, तो -8 से 8 हो जाएगा, करेक्ट। अभी वापस में माइनस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा लेकिन इंटरचेंज होता है, मतलब ये अल्टीमेटली न्यूमेरिकल वाइज दोनों सेम है, तो ये भी -8 से 8 ही रहेगा। अभी उसमें मैं क्या करता हूँ 4 ऐड करता हूँ, तो -8 cos 2 थीटा प्लस 4, तो किधर से किधर तक -8 प्लस 4 से लेके 8 प्लस 4, तो मेरा जो राइट हैंड साइड है वो किधर से किधर के बीच में जाएगा, -4 से लेके 12 के बीच में जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब LHS और RHS दोनों सेम है, तो इसका मतलब r स्क्वायर प्लस 16 अपॉन r स्क्वायर बिलोंग्स टू किधर से किधर तक, -4 से लेके 12 तक।
तो इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस 16 अपॉन आर स्क्वायर जो वैल्यू है वो -4 और 12 के बीच में लाई करेगा, समझा? अच्छा, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये तो हमेशा ट्रू होता है ना, आर स्क्वायर प्लस 16 अपॉन आर स्क्वायर -4 से तो बड़ा ही होगा ना हमेशा, समझा कि नहीं? क्योंकि आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, वो तो एक पॉजिटिव डिस्टेंस है, तो पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर हमेशा -4 से बड़ा ही होगा, तो मेरे को उसका चिंता करने का जरूरत नहीं है, मेरे को किसका चिंता करने का जरूरत है, आर स्क्वायर प्लस 16 अपॉन आर स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए। चलो अभी आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लो, तो आर स्क्वायर प्लस 16 अपॉन आर स्क्वायर -12 लेस देन इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बनाओ, क्या होगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर -12 आर स्क्वायर प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक है, नॉर्मल फैक्टराइजेशन तो मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है, फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -b, करेक्ट, तो -b मतलब 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, तो आर स्क्वायर जो है दैट इज 12 प्लस माइनस क्या होगा 144 माइनस 64 मतलब कितना, √80 डिवाइडेड बाई 2, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस √80 मतलब 16 इंटू 5, तो बाहर आएगा 4√5, 4√5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2√5 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर बिलोंग्स टू, अभी लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 2 रूट के बीच में कि 2 रूट के बाहर, बोलो, नेगेटिव नंबर 2 रूट के बीच में मिलता है कि 2 रूट के बाहर मिलता है, अगर मैं ऐसा बोलूं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका रूट्स क्या है, -2 एंड 3 है, तो -2 और 3 के बीच में आएगा सब सॉल्यूशन के बाहर आएगा, बीच में आएगा, नेगेटिव हमेशा बीच में आता है, पॉजिटिव हमेशा बाहर आता है, तो इसका मतलब इधर भी लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये दोनों नंबर के बीच में होगा, मतलब 6 माइनस 2√5 से 6 प्लस 2√5 के बीच में होगा, करेक्ट। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, r का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ r वो क्या होगा, आर स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट ना, 6 माइनस 2√5, अभी ये जो 6 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 1 माइनस 2√5, तो बेसिकली ये जो अंदर वाला नंबर है वो √5 माइनस 1 द होल स्क्वायर बन गया, सो मिनिमम वैल्यू √5 माइनस 1 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r क्या होगा, तो मैक्सिमम जो एंड पॉइंट है उसका स्क्वायर रूट 6 प्लस 2√5, तो ये भी क्या है, √5 प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो ये होगा √5 प्लस 1, तो मिनिमम वैल्यू √5 माइनस 1 है, मैक्सिमम वैल्यू √5 प्लस 1, मेक सेंस? एनी डाउट? समझ गया है सब लोगों को? अर्नव कोई डाउट? यस सर, नो सर। नेक्स्ट वन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। बहुत से रेफरेंस बुक में इसको नाम दिया है, नाम है कोनीज मेथड।
समझना ध्यान से। कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, फर्स्ट पॉइंट। सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है R1, Z1 इज इक्वल टू R इंटू ई रेस टू आई अल्फा। R क्या है? mod z, mod of Z, z1. मतलब इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, करेक्ट। अल्फा क्या है? एम्पलीट्यूड, करेक्ट, मतलब इंक्लिनेशन ऑफ दैट एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सपोज इसको मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू आई थीटा करता हूं। समझना सब लोग ध्यान से, मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू आई थीटा करता हूं, ठीक है। तो मेरा राइट हैंड साइड क्या बनेगा, मतलब Z1 इंटू ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू R टाइम्स ई रेस टू आई अल्फा इंटू ई रेस टू आई थीटा। अच्छा, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, R टाइम्स ई रेस टू आई अल्फा प्लस आई थीटा हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं Z2, कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूं, दैट इज R टाइम्स ई रेस टू आई इंटू अल्फा प्लस थीटा हो गया। अच्छा, ये रिजल्ट से तुम लोग को क्या पता चला, ये रिजल्ट से क्या पता चला, अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ई रेस टू आई थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या? नहीं। नहीं चेंज होगा। एम्पलीट्यूड चेंज होगा क्या? एम्पलीट्यूड चेंज होगा क्या? पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड क्या था? alpha अल्फा। अभी क्या है? alpha plus theta. अल्फा प्लस थीटा। मैग्नीट्यूड ये एम्पलीट्यूड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हुआ। एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ नहीं हुआ। नहीं, इसका मतलब कि जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया ना। बढ़ गया। तो एम्पलीट्यूड बढ़ा, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, हाँ डायरेक्शन हाँ कैसे हाँ, नहीं हुआ? हुआ डायरेक्शन सॉरी चेंज हो सॉरी, गया। हुआ तो इसका मतलब सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये सपोज मेरे पास है Z1, ठीक है। तो ये जो था इनिशियली ये था अल्फा। अभी मैंने जैसे इसको ई रेस टू आई थीटा से मल्टीप्लाई किया वैसे ये क्या हो गया, रोटेट हो गया। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। कितने एंगल से रोटेट हो गया? थीटा के एंगल से रोटेट हो गया। तो इसका मतलब ये जो उसका एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, अल्फा प्लस थीटा हो गया। अरे समझ रहा है कि नहीं? समझ रहा है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ई रेस टू आई थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो रोटेट हो जाएगा। अभी अगर थीटा पॉजिटिव है तो रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? बोलो। Anti-clockwise. हाँ, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ई रेस टू आई थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं और अगर थीटा पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा कि क्लॉकवाइज होगा? clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर Z1 को मैं ई रेस टू आई थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो Z2 मिलता है, मतलब Z1 में से Z2 मिला। अगर Z2 में से Z1 चाहिए तो Z2 में से Z1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरे को रोटेट करना है खाली वेक्टर को, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज?
Z2 में से Z1 चाहिए, क्या करूंगा मैं? आवाज आ रहा है मेरा? क्लॉकवाइज आएगा। हाँ, क्लॉकवाइज आएगा। Z2 में से Z1 देखो ना, तुम लोग को नहीं समझ रहा है, Z2 में से Z1 इधर क्लॉकवाइज आएंगे ना, तो क्लॉकवाइज आएंगे तो मैं क्या करूंगा, तो क्लॉकवाइज मिलेगा, मतलब ई रेस्ट आई मीन अल्फा प्लस थीटा, अल्फा कभी बनेगा जब भी मैं ई रेस टू माइनस आई थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तभी ना। तो Z2 को मैं ई रेस टू माइनस आई थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो Z1 आ जाएगा। तो जब भी थीटा नेगेटिव होगा तो रोटेशन कैसे होगा? क्लॉकवाइज। थीटा पॉजिटिव होगा तो रोटेशन क्या होगा? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ई रेस टू आई थीटा का काम क्या है? खाली वेक्टर को रोटेट करना। इसके लिए इसको बोलते हैं रोटेशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं इसको? अरे तुम लोग को खाली बोलना है, एटलीस्ट सब लोग इतना तो बोल सकते हो। व्हाट इज ई रेस टू आई थीटा? Rotational रोटेशनल operator. ऑपरेटर। रोटेशनल ऑपरेटर। उसका काम क्या है? वेक्टर को रोटेट करना। उसका काम ये है क्या? वेक्टर का लेंथ बढ़ा देना, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ा देना? नहीं. नहीं, उसका काम क्या है? खाली रोटेट करना। अगर एंगल पॉजिटिव है तो वो कैसे, कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा? Anti-clockwise. हाँ, और थीटा नेगेटिव है तो clockwise. क्लॉकवाइज। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? रोटेशनल ऑपरेटर एंड it will rotate the vector with which it is being multiplied with an angle theta while protecting its magnitude. मैग्नीट्यूड को प्रोटेक्ट करेगा, उसको चेंज नहीं होने देगा। ठीक है? इफ थीटा इज पॉजिटिव then rotation will be clockwise and if Anti-clockwise. हाँ क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। सुन रहे सब लोग? एंटी क्लॉकवाइज। and if theta is negative then rotation will be clockwise. ठीक है? अभी सपोज ये मेरा रेफरेंस लाइन है, सुनना सब लोग ध्यान से, इधर से इधर गए हैं। So this is my point A having complex number Z1. This is my point B having complex number Z2. This is my point C having complex number Z3. ठीक है? ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है। ठीक है? अभी इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या? Magnitude is one unit, but direction is the same. डायरेक्शन इज सेम, मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। करेक्ट? तो ये जो यूनिट वेक्टर है इसको मैं यू नाम देता हूँ। सर उसको बी कैप बोलते हैं ना? यू कैप, लेकिन कैप हमेशा वेक्टर में यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं यूज करते। अच्छा ठीक है। तो जो यू है, पहले तो बताओ कि ए बी वेक्टर क्या होगा? Z2 वेक्टर माइनस Z1। हाँ, ए बी वेक्टर क्या होगा? Z2 वेक्टर माइनस Z1 वेक्टर। अच्छा, वेक्टर के लिए मैं इधर ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका मतलब चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा मतलब? सर Z2 खुद एक वेक्टर है अलग से, बट वो कोऑर्डिनेट है। Z2 का कॉन्जुगेट अगर मैं ऊपर बार किया ना तो उसका मतलब क्या होगा? कॉन्जुगेट। हम लोग कॉन्जुगेट की बात नहीं कर रहे। अच्छा हाँ। करेक्ट? तो ये Z2 माइनस Z1 वेक्टर है।
अभी इसी को मैं उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं तो मेरा यूनिट वेक्टर u क्या आएगा z2 माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 माइनस z1। ये क्या यूनिट वेक्टर है। अभी Yes. अभी ये जो यूनिट वेक्टर है इसको मैं थीटा से रोटेट करूंगा तो कैन यू सी ये मिलेगा मेरे को, उसको Yes. हम v नाम देते हैं। तो इसको मेरे को कौन से डायरेक्शन में रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कभी होगा, U into I theta is equal to V. हाँ तो मैं ऐसा बोलूं कि v इज इक्वल टू u इंटू E e raised to I आई theta. थीटा। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, अच्छा, करेक्ट। अभी जो v है v वो क्या है, अच्छा मेरे को बताओ कि वेक्टर ac क्या होगा। व्हाट इज वेक्टर ac, z3 माइनस Z3 z1 minus होगा, Z1. ठीक है। तो मेरा v वेक्टर है वो क्या होगा z3 माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z3 माइनस z1, करेक्ट। तो ये भी v है और ये भी v है तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, ये भी v है और ये भी v है, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो मेरे को क्या मिलेगा z3 माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z3 माइनस z1 इज इक्वल टू क्या होगा u into e raised to I theta. u into e raised to I theta। कैन आई सब्स्टिट्यूट u की जगह पे ये, तो व्हाट इज दैट z2 minus z1 upon magnitude of z2 minus z1 into e raised to I theta। समझा इतना सबको, ये समझा इतना। Yes. वापस मैंने क्या लिखा z3 minus z1, क्या लिखा मैंने z3 minus z1 upon magnitude of z3 minus z1 is equal to क्या था z2 minus z1 upon magnitude of z2 minus z1 into e raised to I theta, करेक्ट। अभी मैं ये जो है ना इसको नीचे लेता हूं और ये जो है ना उसको ऊपर लेता हूं तो क्या होगा z3 minus z1 upon z2 minus z1 which is equal to mod of z3 minus z1 upon mod of z2 minus z1 into e raised to I theta। मतलब z3 minus z1 upon z2 minus z1 is equal to mod of z3 minus z1 upon z2 minus z1 into e raised to I theta। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग ने कौन से वेक्टर को किधर रोटेट किया, मैंने कौन से ये जो ए बी वेक्टर है उसको रोटेट करके एसी पे गया ना, तो ए बी और एसी में मेरा इनिशियल वेक्टर कौन सा है बोलो। e ए ए बी और एसी में मेरा इनिशियल वेक्टर कौन सा है ab ए बी। ए बी मेरा इनिशियल वेक्टर है, मतलब z2 माइनस z1 जो है वो इनिशियल वेक्टर है। तो ऊपर वाला इनिशियल है कि नीचे वाला इनिशियल, नीचे वाला नीचे वाला। तो इधर मैं क्या लूंगा इनिशियल वेक्टर और ऊपर वाला क्या है फाइनल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर अपॉन फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इनटू क्या होगा e रेस टू I टाइम्स व्हाट इज थीटा इंक्लूडेड एंगल, बोल सकता हूं मैं। क्लियर है, ये वर्ड्स में लिख दिया मैंने, समझ रहा है नहीं समझ रहा है। यस सो अगर मैं ऐसा ऐसा भी लिख देता हूं व्हाइल मूविंग इनिशियल टू फाइनल if we are going anti-clockwise direction then
theta is positive and if we are going clockwise direction, then theta is negative. समझ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट? अभी तुम लोग देखो, ये जो मैंने रेड बॉक्स बनाया है ना, उसमें ऊपर फाइनल है कि नीचे फाइनल है? ऊपर ऊपर फाइनल है और नीचे इनिशियल है, करेक्ट? इनिशियल वेक्टर में मैंने z2 माइनस z1 लिखा है। इसका मतलब मेरा जो वेक्टर है स्टार्ट किधर से होगा, z2 में से कि z1 में से? Z2 1 Z1 देखो इधर से z1 में से स्टार्ट होगा, z2 तरफ जाएगा, दिख रहा है? तो हमेशा पीछे वाला लिखा होता है ना, उधर से स्टार्ट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने का। z1 में से स्टार्ट होगा, z2 तरफ जाएगा, इधर z1 में से स्टार्ट होगा, z3 की ओर जाएगा। तो फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इनटू i e रेज टू i टाइम्स इंक्लूडेड एंगल। अभी देखने का कि इनिशियल से फाइनल जाते टाइम मैं रोटेट कैसे करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं तो थीटा पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो थीटा नेगेटिव आएगा। समझा इतना? चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इधर सपोज कुछ ऐसा है, दिस इज पॉइंट ए, z1 is a complex number associated with it, point B z2, point C z3। ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो बताओ ये जो मेरा वेक्टर है वो वेक्टर का नाम क्या होगा? ये जो डायरेक्शन मैंने बताया है वो वेक्टर का नाम क्या होगा? Z2 minus Z1 रॉन्ग है, Z1 minus Z2 Z1 z1 माइनस z2। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये जो वेक्टर मैंने बनाया उसका नाम क्या होगा? Z3 minus Z1 z3 माइनस z1। ये जो वेक्टर है उसका नाम क्या होगा? Z3 minus Z2 z3 माइनस z2। अगर मैं तुम लोग को बोला कि z3 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2, तो क्या लिखोगे तुम लोग? विच इज इक्वल टू व्हाट? इनिशियल वेक्टर कौन सा है मेरा? ये जो है दैट इज माय इनिशियल वेक्टर, करेक्ट? और ये जो है दैट इज माय फाइनल वेक्टर। तो इनिशियल से फाइनल जाते टाइम में रोटेशन मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है? वाइज खाली सुनाई देता है, ना ही एंटी ना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थीटा पॉजिटिव लूंगा, नेगेटिव लूंगा? नेगेटिव। तो इधर क्या लिखूंगा? दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z3 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2 टाइम्स e रेज टू i टाइम्स माइनस पाई बाई 3, करेक्ट? y नेगेटिव एंगल, I negative angle because we are moving in clockwise direction। समझना सब लोग ध्यान से कोनीज मेथड। मैं जितना हो सके उतना डिटेल में जा रहा हूं। अच्छा, इसका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये क्या होगा? एक नंबर होगा कि वेक्टर होगा? ये इतना पार्ट नंबर होगा। नंबर इंटू ई रेज टू आई थीटा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो राइट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अगर किसी ने पूछा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या है, आई मीन एम्पलीट्यूड या तो आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, तो आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल, वो क्या होगा? थीटा। थीटा मतलब क्या? खाली इंक्लूडेड एंगल।
फिर वो देखने का कि एंगल पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है। कैसे पता चलेगा? इनिशियल से फाइनल में जाओ तो पता चलेगा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। इनिशियल किधर होता है, ऊपर के नीचे? इनिशियल किधर होता है, ऊपर की नीचे? नीचे। फाइनल किधर होता है? ऊपर। ऊपर होता है, करेक्ट। तो मैं इजीली बोल दूंगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज नथिंग बट इंक्लूडेड एंगल। इतना समझा सबको? किसी को कोई डाउट? तो अभी मैं प्रॉब्लम डू आएगा। अर्णव को कोई डाउट है? चलो, सपोज क्वेश्चन देता हूं, अगर राइट कर पाए तो समझने का कि समझ गया है, नहीं आया तो समझने का कि नहीं समझा है। सपोज कुछ तो ऐसा है, ठीक है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, करेक्ट। ये एक स्क्वायर है, मतलब 90 90 90 एंड 90, ठीक है। स्क्वायर है मतलब ये और ये इक्वल है। तो ये सपोज पॉइंट ए है, ये सपोज पॉइंट बी है, ये सपोज पॉइंट सी, ये सपोज पॉइंट डी। सो नाउ Z1 is a complex number with A, this is Z2, this is Z3 and this is Z4, ठीक है। अभी तुम लोग को किसी ने पूछा कि फाइंड Z3 माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2, करो ट्राई, बताओ मेरे को क्या आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर? सर इसका मैग्नीट्यूड इनटू e raised to -45। हाँ, मतलब मेरे को आंसर चाहिए। Z3 mod of Z3 minus Z1 upon Z1 minus Z2 into e raised to I pi by 2 positive। नहीं, सर इनटू e raised to I minus pi by 2। देखते देखो, अब ये Z3 माइनस Z1 मतलब किधर से स्टार्ट होगा, किधर एंड होगा? C से स्टार्ट होगा, A पे एंड होगा। नहीं, ए पे स्टार्ट होगा, सी पे एंड होगा। हाँ सर, हाँ हाँ। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है Z3 माइनस Z1। Z1 माइनस Z2 क्या होगा? A से B तक। B से A तक, Z1 माइनस Z2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो वेक्टर है। अभी ये दो के बीच में इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का टेल टेल इक्वल होना जरूरी है। ये दो वेक्टर को ऐड कभी कर सकते जब भी दोनों का टेल या तो हेड मैच होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ए बी है ना, उसको मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब वो जो है पैरेलल ना, शिफ्टिंग। हाँ वो इधर आ जाएगा अभी,
तो मेरा ये जो वेक्टर है वो है Z1 माइनस Z2। तो इनिशियल ये है, इनिशियल कौन सा है, पर्पल है कि ग्रीन है? ग्रीन ग्रीन इनिशियल क्या है, पर्पल है कि ग्रीन है? पर्पल पर्पल करेगा पर्पल पर्पल से मैं ग्रीन की ओर जा रहा हूं, मतलब इधर से इधर जा रहा हूं। तो मेरा रोटेशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। अरे क्या अर्नव, सिक्वेंसली रॉन्ग आंसर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 इंटू e रेस टू i टाइम्स। अब ये जो एंगल है वो एंगल कितना होगा? 135 135 135, लेकिन नेगेटिव है तो मैं माइनस 3π/4 लिखूं, यस करेक्ट? अभी ये Z3 माइनस Z1 क्या रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर का? डायगोनल डायगोनल क्या होता है, √2 टाइम्स साइड होता है, और नीचे क्या है, साइड का लेंथ है, इनटू ये क्या होगा, cos ऑफ माइनस 3π/4 प्लस i साइन ऑफ माइनस 3π/4। नहीं समझा? तो ये साइड साइड गया, √2 टाइम्स cos ऑफ माइनस 3π/4 cos 3π/4 ही होता है, साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 3π/4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, √2 टाइम्स व्हाट इज cos 3π/4 माइनस 1/√2 माइनस i टाइम्स व्हाट इज sin 3π/4 1/√2। तो ये √2 गया, मतलब -1 माइनस i, ये है मेरा आंसर। √2 इंटू साइड अपॉन √2 अपन साइड कैसे मिला? स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 टाइम्स साइड होता है ना। अरे हाँ हाँ हाँ, पाइथागोरस लगाओ, मिल जाएगा। बट सर फिर Z1 माइनस Z2, हाँ Z1 माइनस Z2 साइड है ना, यस यस यस। समझा सबको? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ 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 यस सर। अच्छा, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलता हूं। सपोज मैं बोलूंगा कि इफ Z1 एंड Z2 इज गिवन, देन फाइंड Z3 एंड Z4। चलो Z3 एंड Z4 कैसे निकालेंगे? तो देखो हम लोगों ने अभी क्या निकाला, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -1 माइनस i आया, भाई सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 इंटू -1 माइनस i। अभी वो माइनस इधर से कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर दो, तो Z2 माइनस Z1 इंटू 1 प्लस i होगा। समझा? अभी तुम लोग को ऑलरेडी Z1 और Z2 तो दे दिया है ना, तो Z3 क्या होगा, Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 टाइम्स 1 प्लस i। राइट हैंड साइड का सब क्वांटिटी मालूम है तुम लोग को, रिस्पेक्टिव पोजीशन में सब्स्टिट्यूट करके मेरे को Z3 का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, हाँ या ना? यस। Z4 कैसे मिलेगा? अभी आज ही किया है, आज ही किया है, याद आना चाहिए। A plus C equals B plus D वेरी गुड। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पैरेललोग्राम। इज अ पैरेललोग्राम, तो Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4 होगा। तो Z4 कैसे मिलेगा, Z1 प्लस Z3 माइनस Z2। अपने पास तीनों है ना, Z1 Z2 तो ऑलरेडी दिया हुआ था, Z3 हम लोगों ने निकाला, बस सब्स्टिट्यूट कर दो, Z4 मिल जाएगा। मेक सेंस? समझ रहे हैं? अगर Z4 निकालने का दूसरा मेथड चाहिए सपोज, तो मेथड 2 मेरे को बताओ कि Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 क्या होगा? Z4 माइनस Z1 मतलब किधर से किधर तक जाएंगे?
1 से Z4 Z1 से Z4 तो मतलब ये है, एंड Z2 माइनस Z1, Z1 से Z2 मतलब ये है। इनिशियल क्या है, ये मतलब इधर से इधर अपने को घूमना है, तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। मॉड दोनों का सेम होगा ना, क्यों? क्योंकि दोनों लेंथ है साइड के, समझ रहे हैं? तो साइड अपॉन साइड इनटू ई रेस टू क्या होगा, आई टाइम्स π/2 पाई बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया। व्हाट इज ई रेस टू आई पाई बाई 2? π/2 आई साइन आई। आई, ओनली आई, तो बस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा, Z4 माइनस Z1 इज इक्वल टू आई टाइम्स Z2 माइनस Z1, तो Z4 क्या होगा, Z1 प्लस आई टाइम्स Z2 माइनस Z1। चाहे ये मेथड से करो चाहे ये मेथड से करो, दोनों वे से आंसर तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? एनी डाउट? तुम लोग को समझा कोनीज मेथड? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, वो कुछ तो ऐसा है। सपोज this is my point A associated with Z1, this is point B associated with Z2, this is point C associated with Z3, करेक्ट? ये जो एंगल है ना वो पाई बाई 3 है, ठीक है? तो इधर मैं लिखता हूं कि लेट ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसके लिए पाई बाई 3 equilateral triangle, then find first one complex number corresponding to orthocenter in terms of Z1 and Z2, ये एक फर्स्ट है। और सेकंड, सपोज फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3। चलो करो। सर सेकंड वाले का आ गया। सेकंड वाले का क्या मिला? मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 Z इनटू, नहीं, सेकंड वाले में खाली आर्ग्यूमेंट पूछा है। अच्छा। आर्ग्यूमेंट 2 पाई बाई 3। करेक्ट, 2 पाई बाई 3 आएगा आंसर। वेरी गुड। फर्स्ट सेकंड हो गया, फर्स्ट वन का कैसे करेंगे?
अब ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑर्थोसेंटर और सेंट्रोइड सेम होता है क्या? हाँ, Yes. तो क्या होगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 ऑर्थोसेंटर मिल गया, लेकिन मेरे को इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2 चाहिए। तो इन शॉर्ट मेरा एम क्या है कि ये Z3 को हटाना, Z3 को हटाना मेरा एम है। तो ठीक है, मैं ये वेक्टर और ये वेक्टर लेता हूं। तो ये जो है उसका नाम क्या होगा? ए से बी तक जाने वाला वेक्टर है। Z2 माइनस Z1 होगा, Z1 माइनस Z2 होगा, Z2 minus Z1. Z2 माइनस Z1। इधर क्या होगा? Z3 माइनस Z1। ठीक है, तो मैं ये करता हूं, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इंटू ई रेस टू आई टाइम्स, मैंने इनिशियल इसको लिया है। तो मेरा रोटेशन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है मतलब क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है? बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा? एंगल पॉजिटिव होगा। कितना होगा? पाई बाई 3। ये दोनों तो इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू व्हाट इज ई रेस टू आई पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, ये होगा। So this is equal to 1 by 2 plus root 3 I by 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 इंटू 1 by 2 प्लस रूट 3 I by 2। मैं Z3 को उधर शिफ्ट करता हूँ, तो मेरे को Z1 क्या मिलेगा? Z3 माइनस Z2 माइनस Z1 इंटू 1 by 2 प्लस रूट 3 I by 2। मेरे को Z3 मिल गया ना इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। बस अभी मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मेरा ZH क्या होगा? Z1 प्लस, नहीं मेरे को Z3 को शिफ्ट करना है ना, Z3 चाहिए, तो मेरे को खाली Z1 को शिफ्ट करना था, करेक्ट। तो Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 टाइम्स 1 by 2 प्लस रूट 3 I by 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में Z3 की जगह पे मैं क्या डालूंगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू 1 by 2 प्लस रूट 3 I by 2 द होल डिवाइडेड बाई क्या होगा? 3। हो गया ऑर्थो सेंटर इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट? ठीक है, छोड़ो। अभी इधर क्या है? नीचे क्या इनिशियल क्या है? Z2 माइनस Z3। Z2 माइनस Z3 मतलब कौन सा वेक्टर? Z3 से चालू होके Z2 में जाएगा, मतलब ये मेरा इनिशियल वेक्टर है। फाइनल वेक्टर क्या होगा? Z1 से चालू होके Z3 में जाएगा, ये मेरा फाइनल वेक्टर है। तो इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, तो ये मेरा फाइनल वेक्टर है। तो मैं इधर से इधर तक जा रहा हूं। वापस रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मेरा ये एंगल 60 है तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा? 120 होगा, करेक्ट। तो सेकंड में क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 रेडियन। एंगल क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि रोटेशन, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन लेते वापस। सपोज इधर मेरे को दिया है, लेट Z1 Z2 Z3 आर vertices of an equilateral triangle, then prove that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square
इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। सॉल्यूशन प्रिपेयर करते रहे ना सब लोग नोट्स। आगे का जो भी टॉपिक हुआ है करंट टॉपिक के साथ आगे का कोई एक टॉपिक रिवीजन में चलना चाहिए, ठीक है, वरना आगे का इंफॉर्मेशन सब भूल जाओगे, जो भी सिखाया है सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा माइंड से। करंट टॉपिक के साथ प्रीवियस टॉपिक रिवीजन में, प्रीवियस मतलब कोई भी एक टॉपिक आगे का जो भी सिखाया है वो। ये करना है अपने को। क्या दिया अपने को? इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस ऐसा दिया है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब ये है A Z1 B Z2 C Z3, ठीक है। तो सपोज मैं ऐसा लेता हूं, दिस दिस एंड दिस, तो ये क्या होगा Z1 माइनस Z2। ये एंगल क्या है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल, ये भी 60 ये भी 60 डिग्री। इधर क्या होगा Z3 माइनस Z1, इधर क्या होगा Z3 माइनस Z2, ठीक है। तो अभी मैं Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इंटू e रेज टू I टाइम्स क्या होगा, बोलो। इंटू e रेज टू π/3। चलो ये तो कैंसिल हो गया, दोनों साइड ही है, मतलब दिस इज e रेज टू I π/3, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इंटू e रेज टू I क्या होगा, बोलो। अभी इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो क्या होगा, से समथिंग एटलीस्ट एंगल minus pi by 3 -π/3। चलो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। तो अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड क्या होगा मेरा, a रेज टू x इंटू a रेज टू माइनस x क्या होता है लॉ ऑफ इंडाइसिस में, 1 होता है। तो राइट हैंड साइड तो 1 हो गया, मतलब Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ऊपर में से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको राइट हैंड साइड में Z3 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1, तो ये क्या होगा माइनस Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2, सॉरी इधर माइनस आएगा, करेक्ट। अभी इसको इसको और इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। समझा, कोई डाउट? ये रिजल्ट मेमोराइज करना है फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल।
memorize for equilateral triangle. क्या होगा रिजल्ट? z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z1 z3। समझा? हाँ सर। Yes, sir. सर ठीक है, इधर हम स्टॉप करते हैं लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।